एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हमने नया यूनिट आरंभ कर दिया था और इसमें हम पढ़ेंगे देश में चलाए जा रहे विभिन्न विकास से संबंधित कार्यक्रम जो कि शहर और ग्रामीण एरिया दोनों क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि ये क्या है और कौन सी बॉडी है जो 5 ईयर प्लान्स का निर्माण करती है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे देश का आखिरी 5 ईयर प्लान 12th या 12वां 5 ईयर प्लान था। उसके बाद में पॉलिसी चेंज कर दी गई है और योजना आयोग को भी भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे आखिरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कि 12वीं थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक लागू की गई थी। माफ कीजिए, यहाँ गलत टाइप हो गया है, ये 1017 नहीं है, 2017 है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ या इसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की या वित्तीय वृद्धि की। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यह टारगेट रखा गया था कि हमारे देश की जो जीडीपी है वह 9% हो जाए या उसमें 9% की वृद्धि हो जाए। इसके लिए विभिन्न वित्तीय योजनाएं बनाई गई जिसके अंतर्गत हायर इन्वेस्टमेंट और जो धन था उसका बैंक और लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन हो या स्थानांतरण हो, यह निर्धारित किया गया। मार्केट डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यवस्थाएं की गई। बाजारों की व्यवस्था को अधिक नियंत्रित और समेकित रूप से डेवलप करने की योजनाएं बनाई गई। इसके अतिरिक्त एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम लाई गई जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा प्रयास किए गए कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें अच्छी वृद्धि हो। पीपीपी मॉडल के अनुसार यह प्रयास किया गया कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसका विकेंद्रीकरण हो सके। अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र की। हमारा देश स्वतंत्रता के बाद में कृषि की दृष्टि से या खाद्यान्न को उगाने की दृष्टि से या खाद्यान्न प्रोड्यूस करने की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो चुका है और इस विकास को बनाए रखने के लिए और अधिक समृद्ध करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में कई सुझाव दिए गए जिसके अंतर्गत नवीन तकनीकों का यूज करने पर अधिक जोर दिया गया।
इसके अलावा जो खराब होने वाले प्रोडक्ट्स थे या जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स थे, उनके इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया कि विशेष रूप से जैसे फल और दूध और इस तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब ना हो, सड़े नहीं, और उनका पर्याप्त संरक्षण और प्रोसेसिंग करने की सुविधाएं डेवलप की जाए ताकि उनका या जो उपज है उसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। इसके अलावा जो आदिवासी इलाके हैं या समाज है, उनको बचाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं देने की अनुशंसा की गई। ट्रांसपोर्टेशन के या यातायात के क्षेत्र में भी काफी सुझाव दिए गए और उसके लिए नई नई सड़कों का निर्माण और पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को अधिक आसान कर दिया सड़कों के निर्माण के द्वारा। और यह जोर दिया गया कि जो यातायात के साधन हैं वे इको फ्रेंडली हों और उनको चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का काम ज्यादा लिया जाए ताकि वायु में पॉल्यूशन या प्रदूषण अधिक मात्रा में ना बढ़े। इसके बाद में हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में क्या प्लान किए गए। तो वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जो हमारा वन क्षेत्र है और जिस पर अतिक्रमण होने लगे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण या बढ़ते औद्योगिकरण के कारण वन भूमि कम होती जा रही थी और उस पे इंडस्ट्रीज का निर्माण अधिक होता जा रहा था। इसको रोकने के लिए प्लान बनाए गए ताकि जंतुओं के जो हैबिटेट हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो परिस्थितियां हैं उनकी रोकथाम की जा सके। इसके अलावा इकोलॉजिकल जो असंतुलन की स्थिति आ गई है उसको भी रोका जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत यह योजना की गई कि जो पॉलिसी बनाई जाती है वह लोएस्ट लेवल जो है जिनके लिए पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है उन लोगों तक पहुंच सके और वे लोग इस बारे में जान सके, उन तक जो भी कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं या जो भी पॉलिसी सरकार के द्वारा उनके लिए बनाई जा रही हैं उसके बारे में उनको भली भांति जानकारी हो और वे इसका आसानी से लाभ उठा सके। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह आवश्यकता महसूस की गई कि ग्लोबलाइजेशन के कारण औद्योगिकरण में तेजी आई है और बाजार में बहुत अधिक स्पर्धा भी बढ़ गई है। अतः टेक्नोलॉजी का विकास और ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशंस होने बहुत अधिक जरूरी है ताकि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी और क्षमता या कह लीजिए कि उत्पादनशीलता बढ़ सके। हेल्थ केयर की दिशा में बेहतर सुधार हुए हैं या इम्प्रूवमेंट हुए हैं गत कुछ वर्षों में, परंतु अभी भी हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल पर्सनल्स हैं उनकी बहुत अधिक कमी है और साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम और सुविधाओं की भी अभी बहुत अधिक कमी है। तो इनके इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव दिए गए और प्लानिंग की गई। इसके अलावा क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में अधिक
एम्फेसिस दिया गया। बच्चों और औरतों या महिलाओं के हेल्थ के लिए फोकस ज्यादा किया गया। साथ ही यह महसूस किया गया कि वृद्ध जनों और निशक्त जनों की हेल्थ केयर के लिए भी आवश्यक सुधार कार्य करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स कंटिन्यू किए जाने चाहिए, यह डिसाइड किया गया, और ये पूरे सुरक्षित रूप से चलाए जाएं, इसके बारे में गाइडलाइंस दी गई। और सोलर मिशन जो है उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, और इस मिशन के तहत सोलर एनर्जी से चलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक निर्माण किया गया। इसके अलावा पवन चक्कियों का इस्तेमाल ऊर्जा के उत्पादन में करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। ये सभी काम जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों में शामिल किया जाए, और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, और जो साधन हैं उनको अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाए। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता को समझकर उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया। इस प्रकार से हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी।